Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। और यूजी सेमेस्टर 1 के कोर्स का जो पेपर 1 है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वो था अथॉरिटी। पिछले क्लास में हम लोग सत्ता के की डिफिनीशंस, अर्थ, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं, इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग सत्ता के कार्य, आधार, स्वीकृतियां और सीमाएं, इसका अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। और साथ ही साथ हम लोग सत्ता और शक्ति में डिफरेंसेस क्या है, हम लोग आज के क्लास में करेंगे। इसको समझने का प्रयास हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सत्ता का कार्य क्या है। तो सत्ता का जो कार्य है, अनेक कार्य हैं और इसका प्रयोग विभिन्न व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं द्वारा अनगिनत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए किया जाता है। सत्ता द्वारा व्यवस्थाओं के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है और उत्तरदायित्व को निभाया जाता है। और सत्ता के जो कार्य हैं, इसमें पहला जो काम होता है वो होता है समन्वय का काम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सत्ता का मुख्य कार्य क्या है? किसी भी संगठन में समन्वय स्थापित करना। किसी भी संगठन में सत्ताधारी सर्वोच्च समन्वय स्थापित करता है और समन्वय स्थापित करने हेतु आदेश एवं योजनाएं अधीनस्थ अधिकारियों को देता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी भी संगठन में या संस्था में सत्ताधारी व्यक्ति का उत्तरदायित्व मापदंडों के अनुकूल दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। और यदि सत्ता प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो उसके लिए स्वीकृत होना उसका अति ही आवश्यक होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है सत्ता का, वो है विशेषज्ञों के परामर्श का प्रयोग करना। जो भी स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके एडवाइस को जानना या मानना। तो सत्ता प्रयोग करते समय सत्ताधारी व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह विशेषज्ञ के परामर्श पर निर्णय करे, क्योंकि इससे शासन में कार्यकुशलता बनी रहती है। और इसके अलावा अन्य कार्य भी हैं जो सत्ता के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि इसके अतिरिक्त सत्ता द्वारा नियंत्रण, प्रत्यायोजन, अनुशासन इत्यादि को प्राप्त किया जा सकता है। सत्ताधारी सभी कार्यों का निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं और हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण पर अत्यधिक बल दिया है। सत्ताधारी द्वारा अपने कार्य या तो स्वयं किए जाते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है कराए जाते हैं। तो ये थे सत्ता के कार्य। सत्ता के द्वारा जो सत्ता से कार्य किया जाता है उसमें हमने देखा फर्स्ट काम जो था उसका समन्वय, कोऑर्डिनेशन का, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तीसरा जो था विशेषज्ञों का के परामर्श का प्रयोग करना, और अन्य काम भी कुछ थे जैसे कि नियंत्रण, प्रत्यायोजन, अनुशासन आदि। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सत्ता के आधार क्या हैं, बेस क्या हैं, है ना, बेसिस ऑफ अथॉरिटी, किस बेसिस पर अथॉरिटीज दिया जाता है। तो सत्ता के अनेक स्रोत एवं आधार हैं। सत्ता के दो प्रमुख आधार विश्वास और मूल्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास एंड मूल्य, ठीक है, ट्रस्ट एंड वैल्यू। तो व्यक्ति सदैव उन आज्ञाओं का पालन करता है जिनके मूल्य और विश्वास व्यक्ति के लिए मूल्यों में विश्वासों के समान होता है। यदि मूल्यों में तत्वों का अभाव होता है तो आदेशों की अवहेलना होना असंभव है और मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तन होता रहता है। अतः सत्ता का प्रयोग करते समय ऐसे परिवर्तनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त विचारों की प्रकृति, विभिन्न शक्तियां, अधीनस्थों की प्रकृति तथा पर्यावरणात्मक दबाव इत्यादि भी सत्ता के आधार होते हैं।
और राज्य की व्यवस्थाओं और संगठन में संविधान, प्रशासनिक संगठन, पद के आधार पर प्राप्त अधिकार तथा शक्तियां, आंतरिक संरचनाएं और बाहरी दबाव सत्ता के अन्य आधार हैं और इसके अतिरिक्त तकनीकी कार्यकुशलता तथा व्यक्तिगत गुण आदि सत्ता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सत्ता की अनुशक्तियाँ या स्वीकृतियाँ होती हैं वो क्या हैं। सेंसन्स जो होते हैं वो क्या हैं, स्वीकृतियाँ क्या हैं। तो सत्ता की आज्ञा का पालन क्यों किया जाए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सत्ता की शास्त्रियों जो हैं आज्ञा पालन के पीछे दबाव का कार्य करती हैं। और सत्ता की शास्त्रियाँ जो हैं निम्न हो सकती हैं, जैसे सामाजिक दबाव, सोशल सेंशंस। मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, अतः उसके लिए समाज के नियमों का पालन करना आवश्यक है। और वे लोग जो समाज के नियमों की अवहेलना करते हैं, समाज में उनकी निंदा की जाती है और इस प्रकार सामाजिक दबाव के कारण लोग सत्ता के आदेश का पालन करते हैं। दूसरा जो है वो है मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल सेंसन्स। तो अधीनस्थ तथा वरिष्ठ सत्ताधारी व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक संबंध होते हैं और अधीनस्थ व्यक्ति स्वयं को सत्ताधारी के अधीन मानकर आज्ञा का पालन करता है। तीसरा है उद्देश्य का दबाव। तो अधीनस्थ कर्मचारी आज्ञा का पालन इसलिए भी करते हैं कि ऐसा करने से संगठन या संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। चौथा है आर्थिक सुरक्षा का दबाव। तो अधीनस्थ कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का पालन आर्थिक हितों के कारण भी करते हैं। आर्थिक शास्त्रियों में धन अर्जित करना, अपने पद पर बने रहना, सम्मान एवं गौरव इत्यादि प्राप्त करना आदि है। केवल यही नहीं, वरन व्यक्ति आज्ञा पालन अपने हित में समझता है, अतः वह पुरस्कार और प्रशंसा के कारण या दंड के भय के कारण सत्ता को मानते हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण अनुशास्त्रियां हैं वो हैं उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति। ठीक है, टेंडेंसी टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अधिकांश व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाना चाहते, इसलिए वे आज्ञा का पालन करते हैं ताकि अपने आप को उत्तरदायित्व से बचा सकें। और लास्ट जो इसका है गुण वो है व्यक्तिगत गुण। तो सत्ताधारी अपनी आज्ञा का पालन केवल कानूनी आधार पर ही नहीं वरन अपनी योग्यता और व्यक्तिगत गुणों के कारण भी करवाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सत्ता की सीमाओं पर। लिमिटेशंस क्या है अथॉरिटी की। तो सत्ता की अवधारणा का आशय यह नहीं है कि इसका प्रयोग मनमाने एवं निरंकुश तरीके से किया जा सकता है। सत्ता के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध होते हैं और इन प्रतिबंधों में आंतरिक, बाह्य, प्राकृतिक, उद्देश्य तथा प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध महत्वपूर्ण होते हैं। सत्तात्मक व्यवस्थाओं को सांस्कृतिक मूल्यों, रूढ़ियों, नैतिकता, संवैधानिक कानून, राजनीतिक परिस्थितियों की सीमाओं में कार्य करना पड़ता है और सत्ता का संचालन आर्थिक, तकनीकी और भौतिक पर्यावरण में होता है जो व्यवस्था तथा सत्ता के संचालन को प्रभावित करता है। सत्ता का प्रयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है और मनुष्यों की अपनी जो है सीमाएं होती हैं। तो ये थे सत्ता के कार्य, उसके आधार, उसकी स्वीकृतियां और उसके लिमिटेशंस। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि शक्ति और सत्ता में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। क्योंकि जैसा कि अभी तक हम लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि सत्ता और शक्ति में क्या है अंतर, क्योंकि ये एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपका बिल्कुल इस दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। तो इसमें बहुत सारे अंतर हैं। पहला जो अंतर है कि शक्ति जो है बल पर आधारित है किंतु सत्ता नियमों तथा धारणाओं पर आधारित होती है। मीन्स पावर इज बेस्ड ऑन द फोर्स बट authority on
रूल एंड कॉन्सेप्ट्स। तो शक्ति तथा सत्ता दोनों का अर्थ सामान्यतः एक दूसरे को अपने नियंत्रण में रखने की स्थिति के लिए किया जाता है, किंतु शक्ति का आधार बल है और दूसरों पर अपने निर्णयों को बलपूर्वक लागू करने को शक्ति कहते हैं। किंतु नियमों तथा कानूनों के अनुसार शक्ति की भांति सत्ता भी दूसरों के व्यवहार को अपने हित में प्रभावित करने का एक साधन है, किंतु यह अधिकार कानून द्वारा प्राप्त होता है और इसे बल द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति के स्वामी अपनी इच्छा को लागू करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सत्ता का आधार जो है सहमति होता है। इसका मुख्य लक्षण उन लोगों द्वारा इसको मान्य करना है जिन लोगों को इसका पालन करने के लिए कहा जाता है, और इसके लिए दमन या दबाव की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और शक्ति में पालन करने वाली जो स्वीकृतियों की पालन करने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। शक्ति जो है जबरदस्ती है, मानना है आपको, लेकिन सत्ता जो है वो उसमें जबरदस्ती नहीं होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है शक्ति वैध तथा अवैध है, किंतु सत्ता जो है सिर्फ वैध है, ठीक है। तो शक्ति जो है वैध है तथा अवैध दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन सत्ता जो है वो प्रायः जो है औचित्यपूर्ण होती है या अथवा वैध होती है, ठीक है। तीसरा जो है कि सत्ता शक्ति से अधिक लोकतांत्रिक है। तो सत्ता का स्वरूप शक्ति से अधिक लोकतांत्रिक होता है, क्योंकि सत्ता के पीछे जनमत का हाथ होता है, जनमत की इच्छा निहित होती है और जनमत ही लोकतंत्र का आधार होता है। चौथा जो पॉइंट है वो है सत्ता दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता है, किंतु शक्ति समूह के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता। तो सत्ता का अर्थ अन्य व्यक्तियों से अपने सुझाव अथवा योजनाओं पर सहमति प्राप्त करने की क्षमता अथवा योग्यता है, किंतु जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को जबरदस्ती प्रभावित करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह शक्ति का प्रयोग कर रहा है। सत्ता के संबंध में जोविनल एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि सत्ता से मेरा आशय व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसके द्वारा वह अपनी योजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सत्ता विवेक का प्रतीक है, जबकि शक्ति में यह तत्व नहीं पाया जाता। तो सत्ता का मूल तत्व क्या होता है? विवेक होता है। सत्ता का आशय सामान्य तौर पर यह नहीं है कि कोई व्यक्ति धन या बल के द्वारा अन्य लोगों से अपनी योजनाएं स्वीकार कराने में सफलता प्राप्त कर ले, बल्कि इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति विवेक के आधार पर अपने विचारों पर अन्य लोगों की सहमति प्राप्त कर ले। और फ्रेडरिक ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है, मेरे विचार में उसके पास विवेक युक्त विवेचना करने की योग्यता भी होती है। इसके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति जो कुछ करता है या जो कुछ करने के लिए दूसरों को कहता है, उस पक्ष में भी प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत करने की उसके पास क्षमता होती है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो सत्ता आदेश देने का अधिकार है, जबकि शक्ति आदेश देने की क्षमता है। ठीक है, सत्ता के प्रयोग के पीछे शक्ति निहित होती है, किंतु यदि दमनात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जाए तो वह सत्ता नहीं रहती। अतः जब शक्ति का प्रयोग वैधता की परिधि में रहकर किया जाता है तो वह सत्ता कहलाती है, और इसलिए शक्ति और वैधता मिलकर जो है सत्ता का निर्माण करते हैं। और वह सत्ता और इस तरह से एक विचारक है एम.जी. स्मिथ, तो वो कहते हैं कि शक्ति के अभाव में सत्ता जो है निष्प्रभावी होती है, तथा सत्ता के बिना शक्ति प्रभुत्व स्थापित तो कर सकती है, किंतु वह शक्ति संस्थाकृत नहीं बन सकती। और संक्षेप में कहा जाए तो सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता स्वयं में शक्ति नहीं है,
इसके विपरीत शक्ति का संबंध कानून से नहीं होता, अतः कानून द्वारा सत्ता और शक्ति के बीच संबंध को स्थापित किया जा सकता है। तो ये था सत्ता और शक्ति में अंतर जो मैंने बताया। इसमें बहुत सारे आधारों पर अंतर किया गया है, जैसे कि शक्ति जो है बल पर आधारित है, लेकिन सत्ता जो है नियम कानूनों पर आधारित है। शक्ति हो सकती है, बट जो सत्ता है हमेशा वैध होती है। सत्ता दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता है, बल्कि शक्ति जो है उनका व्यवहारों को परिवर्तित करने की क्षमता है। सत्ता के पीछे विवेक होता है, बल्कि शक्ति के पीछे विवेक नहीं होता है। और इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे अंतर समझ में आए हों। अगर उसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने बात लिखें। हम लोग जो है क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, या मैं उसका आपको जवाब दूंगी। और जो भी लोग नए हैं चैनल को, इसके बाद के जो पहले के जो वीडियोस हैं उनको देख लें, क्योंकि ये वीडियोस मैं स्पेशली यूजी और पीजी सेमेस्टर्स के लिए बना रही हूँ CBCS पैटर्न पे। तो वो झारखंड के ओवरऑल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 7 यूनिवर्सिटी, उसमें उसके सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नेट JRF की तैयारी कर रहे हो, या वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, JPSC UPSC BPSC की तैयारी कर रहे हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में वो के लिए ये इम्पोर्टेंट है, और वो उसका इससे लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।